गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आज अपना हाउस प्रॉपर्टी का सेकेंड लेक्चर है। आज थोड़ा सा हम इलस्ट्रेटिव मोड में स्टार्ट करें, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बाद में करेंगे। पहले एक एग्जांपल लेंगे और उसको सॉल्यूशन का के हिसाब से आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाने का। देखिए, ऐसा है कि इनकम टैक्स लॉ में बातें तो बहुत सारी होती है। अगर एक एक थ्योरी वर्ड को खाली पढ़ते रहेंगे आप, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा चीज याद रखने की। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलने का हम कोशिश। चलिए, आपके बुक का पहला एग्जाम्पल है, तो एक बार रीड करने का कोशिश करते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए किन किन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है वो हम डिस्कस करते हैं। राइट, चलिए आइए थोड़ा सा आप बुक का इलस्ट्रेशन देखते हैं। मेरे पास इलस्ट्रेशन है, आपके पास अवेलेबल है बुक। तो देखिए, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स 3 मकान का स्वामी है। मिस्टर एक्स कितने मकान के ओनर है? 3 मकान। मिस्टर एक्स के पास जो है 3 मकान है और सबको किराए पे उठाया हुआ है। देखिए, कंडीशंस चेक करते रहते हैं। देखिए, पहला तो ये ओनर है, मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ द हाउस, और वो सारा जो घर है वो रेंट पे है। अब देखिए, रेंट पे पर्पस ये है, सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। एक जो आपका घर हो सकता है उसमें आप खुद रहते हो सकता है आपका वो व्यापार में यूज होता हो सकता है वो घर आपका किराए पे हो। अभी ये जो इलस्ट्रेशन है वो तीनों घर कहाँ पे है? रेंट पे लगा हुआ है और उस पे किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट इस पे लागू नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सवाल। अभी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं निकालने के लिए बात कर रहा है, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए बात कर रहा है। राइट, देखिए एक बार अंग्रेजी में भी, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ द 3 हाउस। कितने? मिस्टर एक्स के पास 3 घर है और तीनों घर का क्या है? आपके पास 1 है, 2 है एंड 3 है। 3 हाउस है इनके पास और तीनों जो घर है वो किराए पे लगा हुआ है और रेंट कंट्रोल एक्ट इस पे लागू नहीं होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ इन ईच केसेस। क्या है आपके पास? म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट इतना है एंड डिफेक्टो रेंट, एक्चुअल रेंट। राइट, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हम। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? 30,000। फेयर रेंट क्या है? 36,000 एंड एक्चुअल रेंट है आपके पास 32। देखिए क्या है साहब, हर एक वर्ड को आपको जानना जरूरी है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है। राइट, अब एक बार थोड़ा सा मेरा मोटिव है कि एक बार सॉल्यूशन को आप देखें, इसके बाद से हम सारे इस सिनेरियो को हम डिस्कस करें। देखिए, अब आंसर जो आपके पास बन के आया, तो इसमें आंसर में आपको लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट 1 और 2 व्हिचएवर इज ग्रेटर, मतलब 1 और 2 नगर पालिका मूल्य और उचित किराया, इस दोनों में जो हायर होगा। मतलब हायर का मतलब है 30,000 और 36, इस दोनों में से हायर क्या है? 36। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड। राइट, तो यहाँ पे 36। उसके बाद कंपेयर कर रहा है एक्चुअल रेंट को। एक्चुअल रेंट कितना है आपके पास? 30,000। राइट, तो अब इस दोनों में से जो हाई होगा वो आपका हो जाएगा एनुअल। मतलब आपको इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में हाउस नंबर 1 का जो एनुअल वैल्यू निकल के आएगा, अभी टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, एनुअल वैल्यू जो निकल के आएगा वो 36। कैसे कंपेयर किया? सिंपल सा कंपेयर आपने किया। एक तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, दूसरा उसको कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से। तब जब रेंट कंट्रोल एक्ट आपका लगता है, तब हम सारा चार्ट आपको बना के बता दे रहे हैं। राइट, तो इस केस में आपका आंसर निकल आ गया 36,000। बहुत ध्यान से करने की बात है, बहुत कंफ्यूजन पॉइंट रहता है इसमें, आपको बहुत ध्यान देने की बात होगी। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका घर किराए पे चढ़ा है और नहीं भी चढ़ा है, फिर भी आपको टैक्स का कैलकुलेशन जो होने वाला है वो किस अमाउंट पे। इसी एग्जांपल की बात देखिए कि आपके पास एक्चुअल रेट कितना है, आपको वास्तव में किराया जो मिला है वो 32,000 ही मिला है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगाने के लिए वैल्यू कितना निकल के आ गया? 36,000। अब कहीं ना कहीं ऐसा अजीब सा लगेगा, मैंने पहले ही दिन बोला था
कि हाउस प्रॉपर्टी में आप जितना समझोगे उसी हिसाब से टैक्स लगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ गवर्नमेंट इज़ अ डीमिंग फिक्सेशन, मतलब आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको टैक्स बनाना। अब यही आपका हाउस नंबर 1 है। इसी में देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास वास्तव में किराया एक्चुअल में जो आपके रेंटर ने 32,000 ही रेंट दिया हुआ है, लेकिन कैलकुलेशंस के लिए अमाउंट आपके पास निकल के आ गया 36,000, राइट। दूसरा हाउस का देखते हैं, 20,000, 24,000 हायर, 20,000 एक्चुअल रेंट 8,000, 24 एंड 28 हायर 28। यहाँ तो बात समझ में आता है कि चलिए हमको एक्चुअल में किराया मिला 28,000 और 28,000 रुपया टैक्स का बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए 35 को कंपेयर करिए 32 से, 35,000 35,000, और यहाँ पे भी एक्चुअल रेंट आपका 30,000 है, तो 35 और 30 को कंपेयर करेंगे तो हायर जो होगा वो आपके पास। इस केस में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, एक्चुअल रेंट आपको 30,000 आया और आपको जो पे करना है वो करना है, आपके लिए कैलकुलेशंस का जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपके पास कितना, 35,000। अब देखिए ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ये कहाँ पे पुट अप हो रहा है, देखिए बहुत ध्यान से, हम बहुत बारीकी से आपको लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू केवल आपने अभी तक निकाला। अब देखेंगे आप इसको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने कहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, तो हम एक बार आपको व्यू कराने का कोशिश करते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहाँ का वैल्यू ये निकल के आया है, राइट। देखिए आप एक बार, ये वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू अभी निकल के आया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये वाला वैल्यू आपको आया हुआ है, राइट। कौन सा वैल्यू, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। आप मतलब अभी आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जो किया वो ये वाला वैल्यू अभी कल, मतलब GAV, राइट। तो इसी को थोड़ा सा और डिटेल्स में, ये तो हो गया सर आपका क्वेश्चंस का पोर्शन, क्वेश्चंस का आंसर बना लिया, ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन अब इन सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ, मतलब ये कंपैरिजन चार्ट कैसे बनेगा, क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है आपके पास, और उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं, फेयर रेंट किसको बोलते हैं, और एक्चुअल रेंट तो एक्चुअल रेंट ही होता है, राइट। तो इसको एक एक करके देखने का कोशिश करते हैं। आइए देखिए एक बार, हम एक चार्ट आपको प्रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में जो घर होगा कैसे होगा, आपके पास देखिए सिचुएशंस क्या क्या हो सकता है। जो आपके पास हाउस है, वो हाउस दो सिचुएशन हो सकता है। पहला, रेंट पे चढ़ा हो, दूसरा आप खुद रहते हो, सेल्फ रेंट पे लगा रखा हो आपने, और आप खुद रहते हो। रेंट पे लगाने में भी दो सिचुएशन हो सकता है। पहला, रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता है, जो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 किया आपने, नहीं लगता हो, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं हो। क्या है ये डिस्कस हम कर देंगे। अभी आप मान के चलिए कि रेंट कंट्रोल एक्ट एक होता है, इस पे आप हिंदी देखोगे किराया नियंत्रण अधिनियम है, किराया को कंट्रोल करने के लिए लॉ बना हुआ है, वो लागू हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, क्या होता है हम एक डिटेल्स में जब वीडियो खत्म होगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप ये समझने के लिए मान लो कि रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है और रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता है। रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, राइट, दो सिचुएशन होगा। तो अभी हम यहाँ पे हैं, अभी आपने जो एग्जांपल किया एग्जांपल नंबर 1 वो यहाँ पे किया। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में हम जाएंगे, क्या क्या बातें निकल के आएगी, तो देखिए एक बार। अब रेंट कंट्रोल एक्ट लगता हो, नहीं लगता हो, तो क्या सीन बनेगा अपने पास, आपके बुक में भी सारा ये अवेलेबल है। तो आपको कंपेयर करना है, एक तो निकालना है, आपको कोशिश करना है एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आपको कैलकुलेट करने की कोशिश, एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड रेंट होता क्या है? वो होता है आपका एक तो म्युनिसिपल वैल्यू या आपका फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब यहाँ पे आप समझते चलिए, मान लेते हैं आपका मोतिहारी शहर में आपका घर है, तो मोतिहारी एक नगर पालिका है, नगर परिषद है। तो मोतिहारी नगर परिषद जो है या नगर पालिका है, ये सीन हमको बाद में करना है, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्किंग के लिए आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, राइट। मोतिहारी नगर पालिका है, तो मोतिहारी नगर पालिका आपसे म्युनिसिपैलिटी टैक्स कैलकुलेट कर लेती है, होल्डिंग टैक्स जिसको बोलते हैं। अब होल्डिंग टैक्स निकालेगी, मान लेते हैं 2%, 1%, जो भी उनका रेट रहेगा होल्डिंग टैक्स का, तो वो किसी न किसी वैल्यू पे आपसे कैलकुलेट करवाएगी। तो वो वैल्यू पे जो वो टैक्स लेगी, उसी वैल्यू को हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू करते हैं, राइट। तो आपके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन 1 के एग्जाम्पल में, तो नगर पालिका मूल्य आपको दिया हुआ था 30,000, राइट। मतलब ये वो वैल्यू है जिसपे आपका जहाँ पे घर फॉल कर रहा है, जहाँ पे वो आपका घर है, उसके म्युनिसिपल वैल्यू आपको जो टैक्स निकालने के लिए, जो मालगुजारी टैक्स होता है या होल्डिंग टैक्स या हाउस टैक्स भी बोलते हैं कितने लोग, उस पे वो कैलकुलेट करेगी, वो वैल्यू को बोलता है म्युनिसिपल वैल्यू। एक वैल्यू ये आपके पास आना चाहिए। दूसरा, उचित किराए की बात कर रहा है। उचित का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि आपका जहाँ पे घर है वहाँ पे अभी रेंट का क्या चल रहा है, रेट बोलते हैं कि इस एरिया में क्या रेट अभी चल रहा है, घर किराए पे कितना पे चल रहा है। तो आपका क्वेश्चंस जो दे रहा था वो ये बता रहा था कि इस एरिया में जो है वो 36,000 का किराया पे अभी घर चल रहा है। देखिए अभी तक आपको इस दोनों फिगर से ना तो आपको रेंट मिल रहा है और ना ही आपको ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है। एक तो ये वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? नगर पालिका। ये कौन डिसाइड कर रहा है? आसपास के पड़ोस के लोग। हो सकता है आपका घर जो है वो कम पे भी किराए पे लगा हो, या हो सकता है किराया नहीं भी मिल रहा हो, लेकिन अभी गवर्नमेंट बोलती है देखिए भाई साहब, हमको उससे मतलब नहीं है, हम एक्सपेक्टेड रेंट पहले कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं कि हमारे को एक्सपेक्टेशन, किसको? इनकम टैक्स को एक्सपेक्टेशन है कि देखिए भाई आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 30,000 है, लेकिन उधर का आसपास का किराया जो है वो 36,000 चल रहा है, तो इस दोनों में से जो अधिक होगा वो मेरा एक्सपेक्टेड रेट होगा 30, राइट। तो दोनों में से हायर वाले वर्ड को उठाएंगे तो दोनों का हायर 30,000 और 36,000 में दोनों में से हायर क्या है आपके पास? 36,000, राइट। तो एक सिचुएशन आपके पास ये कैलकुलेट होके आ गया आपको एक्सपेक्टेड रेट। अब इसको कंपेयर करना है, ये इसी को बोलेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट, और इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट, अब एक्चुअल रेंट आपके इलस्ट्रेशन में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 20,000, राइट। अब इसी दोनों में से आपको कंपेयर करना है हायर को, राइट। तो हायर इसमें निकल के आ गया आपके पास 30। अब देखिए सीन क्या क्रिएट हो गया आपके पास कि आपका एक्चुअल में जो किराया है वो आया 32,000, और सरकार जो है इनकम टैक्स लगाने के लिए वैल्यू जो निकाल दी वो निकाल दी। अब लॉ है तो है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जब आपका लॉ अमेंड होगा तो ये सारा बात हो सकती है। पहला सीन आपको क्लियर कट एकदम हो रहा है कि आपको सिचुएशंस देखना है, रेंट कंट्रोल एक्ट में फॉल नहीं हो रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा कंपेयर करना है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका और में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट तीनों को लिख लीजिए। आपके पास 30,000 एंड 32,000। यहीं से डायरेक्ट आप हायर पे कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास 36,000 का आपके पास जो निकल के आ जाएगा, ये आएगा अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ रहा है GAV, राइट। ठीक है जी, चल अब आई थिंक आपको इतना बात समझ में आ गया। कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 1 का जो हाउस नंबर 1 था, बाकी का हम नहीं कर रहे हैं, आप धीरे धीरे अपने से खुद से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक चीज आपको जानना जरूरी है कि वो ये कि आपको खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात बनेगा नहीं। आपको ध्यान से बुक
को उठाना है, रीड करना है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ओनली फॉर इतना है कि जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही है उसको एलेबोरेट, राइट सर। तो आपको बहुत ध्यान से, इनकम टैक्स में एक और भी कॉन्सेप्ट है कि नो नॉलेज विदाउट मेमोरी। आपको बहुत सारे लॉ कानून के रूल्स याद रखने पड़ेंगे। अभी तो हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट ही हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका सीन जो है चेंज होते जाएगा, तो धीरे धीरे आप रूबरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये लॉ एक दिन में आ गया, पिछले 20 सालों से इसमें लगे हुए हैं। और आपका डेडिकेशंस कितना है उसके हिसाब से आपको मोटिवेशंस के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। जैसे इनकम टैक्स में मेरा रुचि जो है काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा रहा है। जब मैंने सीए एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम हम लोगों ने ग्रुप में स्टडी करना शुरू किया था। ग्रुप में स्टडी करने से तात्पर्य ये है कि हम लोग जो भी ग्रुप में मेंबर थे, अपने रूम पार्टनर थे, वो लोग साथ में स्टडी करते थे। और जिसका परिणाम ये था कि सीए हमारे टाइम में सीए आईपीसीसी का एग्ज़ाम हुआ करता था उस टाइम। मई 2006 में मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, सोच लो, सीए आईपीसीसी का। और उसका जब रिजल्ट आया था इनकम टैक्स में उस टाइम का आप देख लेंगे कैलकुलेट करके, या नेट पे डेटा भी रहता है। इनकम टैक्स में उस टाइम मेरा जो रिजल्ट आया था सीए एग्ज़ाम में 100 में से 86 मार्क्स आया था, जो कि ऑल इंडिया हाईएस्ट था। 5 लोगों को नंबर आया था 86, जो कि ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स था आपके पास सीए आईपीसीसी एग्जाम का। तो एक रुचि बनाने पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा सिचुएशन करने के लिए आपको मेहनत तो करना, राइट। तो ये तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देने के लिए हुआ। देखिए, आप कब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन जैसे ही मैंने बीकॉम में किया, एक और भी आपको मोटिवेशनल दे सकते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स जब मैंने किया, बिहार यूनिवर्सिटी से ही मैंने किया हुआ है, और एमएस कॉलेज मोतिहारी से। उस टाइम बीकॉम मेरा सेशन था 2000 टू 2003, जिसका एग्जाम क्लियर हुआ था 2004 में। और उस टाइम मेरा एमएस कॉलेज का टॉप मार्क्स था 76% मार्क था, मतलब फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन मार्क्स। तो काफ़ी मोटिवेशन मिला। उसी मोटिवेशंस के बिहाफ पे मैंने सीए, आपको भी ये सारा काम कर सकता है, आप करोगे नो डाउट। देखिए, इंटरेस्ट तो जगाना पड़ेगा, अदरवाइज बात नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए, तो हमारे पास जो सीन अभी क्रिएट हो रहा था कि हमारे पास एक सिचुएशन हमने कवर किया कि आपका घर जो है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आता हो, तो क्या सीन बना। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, तीनों में से जो हायर होगा उसको हमने कंसीडर कर लिया का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब क्या होगा कि अगर किसी घर पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो रहा हो तो क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, आते हैं आपके इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। आपके पास बुक अवेलेबल होगा ही, या नहीं भी है तो यहाँ पे स्क्रीन से आप देख सकते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम कोशिश करते हैं आपको बताने का, और देखिए इसमें क्या बातें निकल के आ रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, मिस्टर एक्स 4 मकान के ऑनर है। कितने इनके पास मकान है? 4 मकान है। ऑनर होना जरूरी है, सब किराए पे उठा हुआ है, तथा रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत। क्या होता है रेंट कंट्रोल एक्ट? थोड़ा सा इस इलस्ट्रेशन के बाद हम आपको डिस्कस कर देंगे, राइट। रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो आपको अब डिसाइड करना है क्या है। अब देखिए, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आएगा, मतलब कोई ना कोई एक्ट जो है, कानून जो है, रेंट को कंट्रोल करने के लिए आ रहा है। अब उस केस में क्या होगा, आपके पास नगर पालिका वाला तो अपना वैल्यूएशन देगा ही देगा, फेयर रेंट आपका है ही, सेम टू सेम वही वाला है। मानक किराया आ गया आपके पास 30,000। ये एक नया पॉइंट आपको होके आ जाएगा, मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा है रेंट को 30,000, और आपके पास एक्चुअल रेंट है। अब क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कंपेयर जो कर रहे हैं हम, कंपेयर करने के लिए सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट जो है अब 30,000 आया यहाँ, राइट। ये कैसे आया, जबकि अभी आपने जस्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखा कि हमारे पास ये जो दोनों थे, उस दोनों का हायर अभी ले रहे थे हम, दोनों का हायर, इस दोनों का हायर था 36,000 रुपये, राइट। लेकिन
आपके सॉल्यूशन में आते ही यहाँ पे देखिए ये 30,000 कर दिया। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका घर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आ रहा है और रेंट कंट्रोल एक्ट ने बोला है स्टैंडर्ड रेंट आपका जितना होगा, तो ये दोनों का जो हायर होगा ना उसको रोक के रखना है कितने तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंट कंट्रोल एक्ट तक। तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। कैसा किया इन्होंने किया, आपको रोक के रखना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट जो अब निकल के आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे जगह लेके चलते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट जो निकालने का कोशिश करोगे आप, कितना आएगा, 30,000 और 36,000 को कंपेयर करना है। तो 30,000 और 36,000 को आप कंपेयर करोगे, राइट, तो हायर हमको लेना है हायर, और हायर हो गया हमारे पास 36,000, लेकिन इसको रोक के रखना है कहाँ तक, अप टू स्टैंडर्ड रेंट 30,000। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट जो है गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड रेंट, इस केस में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होने के कारण एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 30,000, राइट। अब इसको कंपेयर करिए आप एक्चुअल रेंट से, देख रहे हो आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करिए। अब इस केस में दोनों का हायर जो होगा जाएगा 4, राइट, हाउस नंबर 1। तो रेंट कंट्रोल एक्ट जिस घर पे लगना शुरू हो जाएगा, अगर वो घर किराए पे आपका चल रहा है, तो आपको म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब नगर पालिका का वैल्यू, और जो उधर का रेंट का रेट जो चल रहा है, उस दोनों में हायर जो होगा उसको रोक के रखना है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो रेंट है, जिसको स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं या मानक किराया बोलते हैं। दूसरा देखेंगे आप यहाँ पे देखिए 26, 28, 35। अब क्या तीनों का हायर ले ले, यहाँ पे देखिए, अब इस दोनों का हायर जो है 28,000 होगा, इसको रोक के रखना है 35,000 तक। स्टैंडर्ड रेंट है 35,000, ऐसा नहीं कि इसका हायर ले लेंगे। इस केस में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना बन जाएगा, 28,000। देख रहे हैं आप, 28,000। मतलब ऐसा नहीं कि आपको स्टैंडर्ड रेंट जो है वहां तक पहुंचा देना है। हाँ, 26,000 और 28,000 को कंपेयर करना है, जो दोनों में से ज्यादा होगा वो 28,000 होगा, उसको रोक के रखना है आपको 35,000। तो 28,000 ऑब्वियसली बात है 35,000 से कम है, तो आपका एक्सपेक्टेड रेट कितना आ गया, 48,000। आप कंपेयर करो एक्चुअल रेट से 30,000, आपका एनुअल वैल्यू निकल के आ गया 30,000। हाँ, आसान भाषा में अभी करने का कोशिश, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, देखेंगे। आइए हाउस नंबर 3, 35,000, 30,000, दोनों का हायर कितना हो गया, स्टैंडर्ड रेंट है 36,000, राइट, तो इसको रोक के रखना है 35,000 तक, 35,000 तक ही रोक के रखेंगे। 35,000 मेरा आ गया, एक्चुअल रेंट 32,000, तो दोनों में से जो हायर है 35,000। अब देखिए यहाँ पे आपका फिर से एक्चुअल रेंट 32,000 होने के बावजूद भी आपका जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है वो, राइट, अब बात समझ में आ रहा है हम लोगों को। दूसरा फोर्थ घर है आपके पास 30,000, 36,000, स्टैंडर्ड रेंट 40,000, दोनों का हायर कितना होगा 36, इसको रोक के रखना है 40 तक, तो 36 ही रखेंगे। 36 और 32 को कंपेयर करेंगे, 36 और 32, राइट, तो आपके पास वैल्यूएशन जो निकल के आएगा क्रॉस एनुअल वैल्यू का 36,000। अब आइए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम आपको फिर से बोर्ड पे बता देते हैं। क्या कर रहा है कि अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आपका घर कवर अप हो रहा है, क्या सीन बनेगा, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जगह ले लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी बाद में करेंगे हम लोग, अभी रेंट वाला कर लेते हैं, इसी में बहुत सारा आपका एग्जाम्पल। तो हमारे पास अब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा, हम बात करते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट को कंपेयर करना है, इसको करना है हायर, लेकिन रोक के रखना है बट अप टू स्टैंडर्ड, ठीक है, हायर रखना है लेकिन स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इस यही जो निकल के आ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, राइट, एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, नहीं, अब इस दोनों में जो हायर होगा वो होगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू,
ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी तक देखिए, अभी तक आपका यहाँ पे बात आ रहा है केवल ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात कर, राइट। अब थोड़ा सा डिस्कशन कि आज आपने 2 एग्जाम्पल कर लिया, ये अच्छी बात है, कर लिया आपने, समझ में भी आ गया। अब थोड़ा सा मेरा काम है थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेंट को आपको डिस्कस कर दें। देखिए, अगर हम बात करें थ्योरेटिकली जो जो वर्ड आपके पास आ रहा है यूज करने के लिए, जैसे पहला था आपके पास म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, नगर पालिका का मूल। म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो आपके पास निकल के आया, 1 सेकेंड, एक तो आया आपके पास म्युनिसिपल वैल्यूएशंस, ये क्या था, नगर पालिका, नगर पालिका मूल्य। नगर पालिका मूल्य क्या है, वैसा मूल्य जिसपे नगर पालिका आपको म्युनिसिपल टैक्स चार्ज कर, मतलब आपके लोकल एरिया का जो म्युनिसिपैलिटी है वो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू डिसाइड करती है वो होता है। दूसरा एक वर्ड आया था आपके पास फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब आसपास का किराया, आपके घर का नहीं, आपके मोहल्ले में कितना किराया चल रहा है, आसपास का किराया। अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये मुश्किल काम है डिसाइड करना कि आसपास का किराया कौन देखने आता है, मैंने पहले दिन ही बोला हुआ है। देखिए प्रैक्टिकल में क्या होगा उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम अभी फिलहाल, हम केवल बात करेंगे क्योंकि लॉ में ये बातें लिखी गई हैं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और उसी के हिसाब से आपको एग्जाम में मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिकल में पॉसिबिलिटी हम भी कह रहे हैं कि कोई आके कैसे चेक करेगा कि आसपास में मेरा किराया कितना हो रहा है, लेकिन ये सूचना आपको क्वेश्चन से। 2 काम कर लिया हमने, एक तो म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरा है फेयर रेंट, तीसरा है आपके पास एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब ही है कि वास्तव में जो किराया आपको मिला, वास्तव में किराया मिला, जो आपके रेंटर ने वास्तव में आपको किराया दिया, राइट। इस दोनों में से हायर को हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड का मतलब है कि हम जो इच्छा रखते हैं, कौन, इनकम टैक्स वाला इच्छा रखता है कि हाँ आपके हिसाब से रेंट कितना आना चाहिए, आपका नगर पालिका वाला बताया वो या आसपास का जो किराया चल रहा है वो दोनों में से जो हायर होगा वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। कब, जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है तब। लेकिन जैसे ही रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हुआ तो इसको हम कहां तक रोक के रख देते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट को रोक के रखना है, रोक के रखना है कहां तक, स्टैंडर्ड रेंट तक। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं। देखिए स्टैंडर्ड रेंट का कॉन्सेप्ट आया था, देखिए अगर मकान मालिक है, अगर रेंटर हैं, तो मकान मालिक को कंट्रोल करने के लिए ये रेंट कंट्रोल एक्ट आया है। इसके अंतर्गत ये स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं हम, रेंट कंट्रोल एक्ट। जैसे इनकम टैक्स एक्ट वैसे ही आपके पास रेंट कंट्रोल एक्ट भी है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कहता है कि आज़ादी से पहले, मतलब 1947 से पहले ये लॉ बना था कि उससे पहले आपने किसी घर को किराए पे लगाया हुआ है, आपका किराएदार जो है वो रेंट पे आपके घर को लिए हुए है, तो अब क्या सीन बनेगा कि अगर ये किराए पे आपने दे रखा है किसी को पुराने जमाने से घर 1947 से, तो रेंट कंट्रोल एक्ट ये कहता है कि मकान मालिक आएगा आपको खाली कराने के लिए रूम, भाई साहब आप खाली कर दो रूम, तो पहला काम आप खाली करा नहीं सकते हैं बिकॉज रेंट कंट्रोल एक्ट लग रहा है उस घर पे। दूसरा, आपका रेंट जो है वो 10% से ज्यादा आपका इंक्रीज नहीं होगा। अब देखिए ये मकान मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हैरेसमेंट वाला ये रूल बन गया। आप एग्जांपल लेंगे, अगर दिल्ली में आप गए होंगे कभी, तो दिल्ली में एक कनॉट पैलेस है, कनॉट पैलेस ऐसे गोल सर्कल है, राइट। अब इस ये गोल सर्कल में जितने भी सारे ये शॉप हैं, यहाँ पे शॉप का ऑनर कोई और है लेकिन लोग ने किराए पे ले रखा है आज़ादी से पहले। अब किराया 1947 से कंपेयर करके देखिए कि 1947 में इसका किराया क्या रहा होगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया महीने का, राइट। अब 1-2 रुपया में अब यहाँ पे ऑनर है एक्स और रेंटर है वाई। घर का मालिक कौन है, एक्स, वाई कौन है, रेंटर है।
अब वाई इस घर में रह रहा है, इसमें अपना दुकान चला रहा है रेंट पे, अब 1 रुपया 2 रुपया किराया दे रहा है। एक्स तो आएगा, कहेगा भाई साहब आजकल कनॉट पैलेस का जो रेट है वो 2 लाख रुपए का महीना। लेकिन वाई कहेगा देखो जाके रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ो, आप मुझे निकाल भी नहीं सकते और मैं आपको किराया जो है ना 10% से ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। 1 रुपये का 10% बढ़ेगा, 1 रुपया 10 पैसा होगा, 1 रुपया 10 पैसे का 10% बढ़ेगा तो 11 पैसा बढ़ेगा। तो ये कितना होगा? आज के ज़माने में प्रैक्टिकल में, एक्चुअल में इधर का रेंट जो है 500 हज़ार के आसपास ही चल रहा है। अब ये जो रूम का मालिक है ये बड़ा परेशान बेचारा, इसके जो वंशज आगे आए वो भी परेशान, घर मेरा और किराया मिल रहा है हमको कितने का? 500 हज़ार, बट रेंट कंट्रोल एक्ट तो लग रहा है। अब पहला सिचुएशन तो ये हुआ कि क्यों इसको यहाँ तक रोक के रखने की बात कर रहा है। अगर हम बात करें इसी कनॉट पैलेस में, तो अगर म्युनिसिपल वैल्यू कह रही है कनॉट पैलेस एरिया का कि आपका घर का किराया 1 लाख होना चाहिए, राइट। उचित किराया वहाँ आसपास में हो सकता है 3 लाख हो, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम बनेगा वो हायर तो 3 लाख का बनेगा। कारण समझिए, कारण के साथ आप देखिए, तो आपके पास 3 लाख का वैल्यूएशन हो गया, तो आप इनकम टैक्स वाला बोलेगा देख भाई आपका हायर हो गया इतना और किराया आपको मिल रहा है 500, तो ये दोनों में से हायर 3 लाख पे इनकम टैक्स लगाना शुरू कर देगा, राइट। अब एक तो एक्स के साथ ये जाती हो रहा था, पहले से ही उसके पास, आपके पास क्या नहीं है, रेंट का पैसा नहीं मिल रहा है, उस पे से इनकम टैक्स वाला अलग से पड़ गया। इसीलिए इस एक्सपेक्टेड रेंट को रोक के रखा गया स्टैंडर्ड रेंट तक। अगर स्टैंडर्ड रेंट 500 है तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट भी 500 ही आएगा। ये कारण है आपका स्टैंडर्ड रेंट तक रोक के रखने का। क्लियर है? एक और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, दिल्ली के पहाड़गंज में आपके पास, मुझे जो जानकारी है, शीला थिएटर भी रेंट कंट्रोल एक्ट के अधीन ही है वो। तो ये पर्पस है अपने पास रेंट कंट्रोल एक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने का। आई थिंक आज के लिए हमारा काफ़ी टॉपिक हो गया है कि हमने आज क्या क्या समझा वो देख लीजिए एक बार समरी में। आज हमने समझा कि आपका घर किराए पे चल रहा है और किराए पे चलने के कारण आपके पास जो जो रेंट आ रहा है उसमें कौन कौन सी बातें आ रही थी। एक तो आ रहा था आपके पास म्युनिसिपल वैल्यूएशंस, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं ज़्यादा बेहतर से समझाने की कोशिश। म्युनिसिपल वैल्यू हमने समझा, फेयर रेंट समझा, साथ ही साथ इस दोनों के हायर को एक्सपेक्टेड रेंट के रूप में हमने समझा, राइट। फिर हमने समझा एक्चुअल रेंट क्या होता है, फिर हमने समझा स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। तो एक बार आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 को रिमाइंड करिएगा। आज हम कोशिश हमने किया आपको कि आपके सामने ये सारे टॉपिक। चलिए, तो ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखते रहिए आप, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन बच्चों में भी शेयर कर दीजिए जो बीकॉम थर्ड पार्ट में अपीयर होने वाले हैं इस साल। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर थ्योरेटिकल नॉलेज इसी बहाने उनका कुछ अपडेट हो जाए, कोशिश करेंगे कि जितना कॉन्सेप्ट हमको आता है कराएं, राइट। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से इस वीडियो पे को बना सकूं। चलिए मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।